आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी सेट जर्नल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की, जिसमें कि हम देखेंगे कि पिछले जो एमपीपीएससी का सेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जर्नल पेपर में किस तरह के प्रश्न आए हैं। तो हम उन प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न एमपी सेट द्वारा जर्नल पेपर में सभी के लिए अनिवार्य होता है जिसमें पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस जो जर्नल पेपर है रिसर्च एंड एप्टीट्यूड का, इसमें 50 प्रश्न रहते हैं। हर प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहता है। इस हिसाब से टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 100 मार्क्स होते हैं। प्रश्नों की संख्या 50 होती है और इसका समय जो होता है वो 1 घंटे का समय होता है। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं पिछली बार के जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, 22-23 में उसमें। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है उन लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन डीटीएच चैनल सहायक सिद्ध होते हैं। और अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डीटीएच चैनल्स आर मीन टू सपोर्ट एंड रीच हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द इंटरनेट। तो अगर हम इसका देखें तो इसमें मेन कीवर्ड लिखा हुआ है कि डीटीएच। तो हम डीटीएच से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये लिखा हो डीटीएच। तो डीटीएच का मतलब है कि जो फ्री डिश टीवी पर चैनल्स हैं उस पर चलने वाला। तो इसमें आप देख सकते हैं ये स्वयं प्रभा जो बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ये स्वयं प्रभा इसका आंसर आयोग ने माना है। तो ये पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का सर्वोत्तम लाभ है। और अगर इंग्लिश में देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एडवर्टाइज ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसमें चौथा डी आंसर यहाँ पर ये आयोग ने डी आंसर माना है। इसका है शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम टीचर्स सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन। इसका डी ऑप्शन ये आंसर है। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न की अगर बात करें तो तीसरा प्रश्न ये है शिक्षण एक ... खालिस्तान एक प्रक्रिया है। तो और अगर हम इसमें देखें इंग्लिश में तो टीचिंग इज अ ... प्रोसेस। तो इसका आंसर आयोग ने जो माना है वो है ये 3 ध्रुवीय, जो ए ऑप्शन है इसका ये आंसर है। आप चाहे इंग्लिश में देखें या हिंदी में देखें, त्रिध्रुवीय है, त्रिपोलर। तो इस तरह से हमने ये तीसरा प्रश्न देखा। इसके बाद अगर चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न निम्नलिखित में से शिक्षण स्तर कौन से हैं। अगर इंग्लिश में देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो ये चौथे प्रश्न में लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में पूछा गया। तो इसमें जो आपका आंसर है वो इसका थर्ड ऑप्शन ये सी वाला, सी ऑप्शन इसका आंसर है। स्मृति स्तर, फिर समझ स्तर और चिंतन स्तर। तो इस तरह से ये थर्ड ऑप्शन। इसके बाद हम देखेंगे पांचवा प्रश्न शिक्षण की कौन सी विधि विद्यार्थियों में पूछताछ की भावना विकसित करती है। तो इसका जो आंसर है वो ये है अन्वेषण विधि, बी ऑप्शन, ये वाला जो है बी ऑप्शन, ये इसका आंसर है। तो हमने अभी तक ये 5 प्रश्न देखे। अब इसके बाद हम छठवां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है। पहला ऑप्शन सूचना के स्रोतों की खोज, दूसरा ऑप्शन है संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, थर्ड है अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान और चौथा है समस्या के समाधान की खोज। तो अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। तो इसका आंसर जो है वो आपका ये
थर्ड ऑप्शन, अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान करना, ये थर्ड ऑप्शन। तो इसका है इंग्लिश में देखें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ आ ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च। ये आपका छठवें प्रश्न का आंसर हो गया। इसके बाद हम अगर बात करें सादे प्रश्न की, तो इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा गैर पैरामीट्रिक परीक्षण है। अगर इंग्लिश में देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन, तो इसमें है सह प्रसरण का विश्लेषण, मध्य का परीक्षण, प्रसरण का विश्लेषण या जटिल अनुपात। तो इसका जो आंसर है सातवें प्रश्न का आंसर है इसका बी आंसर में ये आयोग ने माना है। तो ये मध्य का परीक्षण है, मिडन टेस्ट। इसके बाद हम अष्टवें प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम शोध करने में सबसे तार्किक क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर हम आठवें प्रश्न की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं प्रश्न आठवां है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस इन डूइंग रिसर्च। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अनुसंधान शोध की सबसे तार्किक क्रम के बारे में पूछा गया है। तो अगर हम इसमें बात करें कि अनुसंधान समस्याओं की पहचान करना और उसे परिभाषित करना, परिकल्पना निर्मित करना, परिकल्पना का परीक्षण करना और परिणामों का प्रतिवेदन देना। सेकंड ऑप्शन, अनुसंधान की समस्या की पहचान करना, जनसंख्या की न्याय दर्शन को परिभाषित करना, प्रदत्तों को एकत्रित करना और प्रदत्तों का विश्लेषण करना। इसी तरह से थर्ड ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन, तो अगर हम इस तरह से देखें तो इसमें जो प्रथम ऑप्शन है वो इसका सही है। अगर इंग्लिश में देखें तो आइडेंटिफाइंग एंड डिफेंडिंग आ रिसर्च प्रॉब्लम्स, फॉर्मुलाइजिंग आ हाइपोथेसिस, टीचिंग्स ऑफ हाइपोथेसिस एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट। ये जो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है ये इसका आंसर है। ये 8। तो इसके बाद हम देखेंगे नौवां प्रश्न। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है नौवां प्रश्न। नौवें प्रश्न का है कि औपचारिक शिक्षा के बारे में जनजातीय लोगों की धारणा शीर्षक का अध्ययन किस प्रकार के शोध के अंतर्गत किया जाता है। तो अगर हम इसको इंग्लिश में देखेंगे तो इसको ये लिखा हुआ कि आ स्टडी ऑन द टॉपिक प्रेस्टिटेशन ऑफ ट्राइबल पीपल अबाउट फॉर्मल एजुकेशन कम्स अंडर विच ऑफ द टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो अगर हम इसकी बात करें तो हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल और एक्सपोर्ट फैक्टो या इथनोग्राफिक। तो अगर हम इसमें देखें तो ये आयोग ने इसका चौथा ऑप्शन आंसर माना है, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये नृवंश विज्ञान, ये इसका 9वें का चौथा ऑप्शन है। इसके बाद हम देखेंगे 10वां प्रश्न। क्वेश्चन 10वां प्रश्न SPS से आशय है। तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं इसमें SPSS स्टैंडर्ड फॉर। तो पहला ऑप्शन इसमें है सामाजिक अध्ययन के लिए सांख्यिकी पैकेज, बी ऑप्शन है न्याय दर्शन अध्ययन के लिए सांख्यिकी पैकेज, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक विज्ञानों के लिए सांख्यिकी पैकेज, या डी ऑप्शन है सामाजिक सेवा के लिए सांख्यिकी पैकेज। तो जो इसका आंसर है वो आयोग ने माना है सी ऑप्शन, सामाजिक विज्ञानों के लिए सांख्यिकीय पैकेज। अगर हम इंग्लिश में देखें इसको तो स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, इसका आंसर माना है सी ऑप्शन, ये वाला। इसके बाद ये यहाँ पर 11वें क्वेश्चन से 15वें क्वेश्चन तक पैराग्राफ दिया हुआ है और आप देख सकते हैं किस तरह का आया था। 1800 कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ द्वारा गठित शांति निकेतन आश्रम, ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। तो इसका जो 11वां क्वेश्चन है वो इसी 11वें से 15वें क्वेश्चन तक इसी पैराग्राफ से थे,
जिसमें कि 11वें क्वेश्चन था कि शांति निकेतन आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। इसका आंसर ये है सी, आयोग ने इसका महर्षि भी, और ये उधर पैराग्राफ में लिखा भी हुआ है। इसके बाद हम अगर 12वें क्वेश्चन की बात करें, आश्रम का उद्देश्य क्या था। तो आश्रम का उद्देश्य था आपका ये शांति और एकांत में ध्यान करना, मेडिटेशन इन पीस एंड स्क्यूम। तो आप इसमें देख सकते हैं ये इसका डी ऑप्शन आंसर माना है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन, प्रयोगात्मक विद्यालय किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर है 13वें क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, ऐसी शिक्षा देना जो प्रकृति से अलग ना हो। इसके बाद हम देखेंगे 14वां क्वेश्चन, विश्व भारती। इसमें ये आप देख सकते, एक अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय विश्वविद्यालय, एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, एक डीम्ड विश्वविद्यालय, एक निजी विश्वविद्यालय। तो इसका जो आंसर है वो माना गया है एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। 14वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, इन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इज विश्व भारती। इसके बाद हम अगर 15वें क्वेश्चन की बात करें तो प्रकृति से विमुख से आप क्या समझते हैं। तो जो प्रकृति से विमुख का मतलब होता है कि विमुख का मतलब होता है अलग। तो प्रकृति से विमुख का मतलब है प्रकृति से अलग। तो अगर हम इस तरह से देखें तो बी इसका 15वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन। आप देख सकते हैं ये स्प्रेड टू नेचर। इसके बाद हम देखते हैं 16वां क्वेश्चन, संचार नेटवर्क में सर्कल नेटवर्क अनुमति देता है। तो इसके अगर हम ऑप्शन देखें तो अब इंग्लिश में देखें, इन कम्युनिकेशन नेटवर्क द सर्कल नेटवर्क अलाउ। फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है, एवरी मेंबर्स हैज़ ईजी एक्सेस टू एवरी अदर मेंबर्स इन द ग्रुप। और इसी तरह से इंग्लिश में, ईच मेंबर्स टू कन्वर्स विद द पर्सन ऑन आइदर लेफ्ट और राइट एंड टू फर्दर। अब इस तरह से इसमें देखें, प्रत्येक सदस्य को अपने बाएं या दाएं बैठे व्यक्ति से बात करनी है और आगे नहीं। तो इसमें ऊपर या नीचे जाने के लिए संचार, लेकिन बाद में नहीं। या डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो उसका 16वें प्रश्न का आयोग ने आंसर माना है बी ऑप्शन। इसका आंसर ये बी ऑप्शन माना, ईच मेंबर्स टू कन्वर्स विद द पर्सन ऑन आइदर लेफ्ट और राइट एंड नो। और आगे बैठे वाले से नहीं, व्यक्ति केवल बाएं या दाएं बैठे व्यक्ति से बात करनी है और आगे नहीं। अब अगर हम इसमें 17वां क्वेश्चन देखें, ग्रेप वाइन संचार से में शामिल नहीं है। ग्रेप वाइन संचार में शामिल नहीं है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड। अब आप इसमें देख सकते हैं, एक है चेन सिस्टम, इस श्रृंखला प्रणाली, क्लस्टर सिस्टम और गॉसिप सिस्टम और मेटा संचार, मेटा कम्युनिकेशन। तो अगर हम 17वें क्वेश्चन का आंसर देखें तो इसका आंसर होगा 17वां क्वेश्चन, इसका आंसर ये आयोग ने माना है डी ऑप्शन। ये इसका मेटा कम्युनिकेशन, मेटा संचार, इसका डी ऑप्शन है 17वें क्वेश्चन का। इसके बाद हम देखेंगे 18वां क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं ये है 18वां क्वेश्चन। इसमें ये किसी व्यक्ति के चेहरे के भावों और अन्य आवाचिक व्यवहार की नकल करके किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को पकड़ने या साझा करने की स्वचालित प्रक्रिया को जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के चेहरे के भावों या अन्य आवाचिक, यानी कि जो बगैर बातचीत के जो भी आप व्यवहार से समझ रहे हैं दूसरे के व्यवहार, तो इस तरह का ये प्रश्न बनाया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं ग्रेप वाइन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है भावनात्मक संक्रमण, सी ऑप्शन है अनुनयन या डी ऑप्शन है सूचना अधिभार।
तो अगर हम इंग्लिश में भी देखें तो इंग्लिश में भी ये बाजू ये इस तरफ लिखा हुआ है। इसका ऑप्शन माना गया है, जो आयोग है उसने बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना गया है, भावनात्मक संक्रमण, इमोशनल कॉन्टीजन, ये वाला आप देख सकते द ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ थिंग, और आप देख सकते हैं ये पूरा लिखा हुआ है। अब इसके नीचे हम देखेंगे। और 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अधोमुखी संचार की विकृति माना जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड as a distortion of डाउनवर्ड कम्युनिकेशन? तो इसका 19वें प्रश्न का जो आंसर है वो, अब आप इसमें विकल्प देखें, लिखित प्रसार विधियों पर निर्भरता, संदेश अधिभार, छननता, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका 19वें प्रश्न का आंसर माना है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरह से हम ये वाला डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, ये वाला ऑप्शन इसमें सही माना है। इसके बाद हम देखेंगे 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है, इन व्हील भोपाल आ स्पेशल mechanism has been developed with an acronym MECOM it stand for। तो भेल भोपाल में एक विशेष तंत्र विकसित किया गया है जिसका संक्षिप्त नाम MECOM है। इसका अभिप्राय है, पहला ऑप्शन है मध्य कर्मचारी संचार, बी ऑप्शन पारस्परिक आर्थिक संचार, सी ऑप्शन है प्रबंधन और कर्मचारी संचार, डी ऑप्शन है प्रबंधन और बाहरी संचार। तो अगर हम 20 नंबर्स का क्वेश्चन का आंसर देखें तो इसका आंसर यह होगा प्रबंधन और कर्मचारी संचार, ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय कम्युनिकेशन। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। तो आप देख सकते हैं 21 नंबर्स क्वेश्चन में ये प्रश्न है कि एक कक्षा में 15 छात्रों और एक शिक्षक की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटाई जाती है तो छात्रों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, फिर शिक्षक की आयु कितनी होगी? तो इस तरह पे इंग्लिश में दिए, इन अ क्लास एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स एंड अ टीचर इज 18 years. If teacher's age is eliminated, then the average age of student is reduced by 1 year. Then how much is the age of the teacher? तो इसका जो आंसर है वो आंसर माना गया है 33 years। इसका ऑप्शन नंबर सी 33 years इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम 22 नंबर्स क्वेश्चन, एक गांव में 250 किसानों में से 28 किसानों ने गन्ने की फसल ली। इन गन्ना उत्पादक किसानों में से 40% किसान सरकारी चीनी कारखाने में सदस्य हैं, तो कितने किसान सरकारी चीनी कारखाने में सदस्य होंगे? तो अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा टोटल संख्या कितनी है। तो टोटल संख्या जो है वो 250 है, और 250 का अगर हम 28% निकालेंगे तो वो 28, अब आप देख सकते हैं इसमें 28% किसान की संख्या निकालनी है। पहले 250 में से 250 का 28%, फिर उस 28% में से भी हम फिर 40% फिर अलग करेंगे, और जो इसका 60% बचेगा 28% का 28% में जो टोटल नंबर्स होंगे उस नंबर्स का 60% जितना बचेगा वो आंसर होगा। तो अगर इस तरह से हम देखेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 28। 22 नंबर्स क्वेश्चन का आंसर होगा 28। और अब यहाँ तो इसमें सॉल्व नहीं कर, मैं इसमें सॉल्व भी करके दिखा देता। चलिए इसके बाद हम देखेंगे 23वां प्रश्न 23 पे, किसी सांकेतिक भाषा में यदि बीना शब्द को ये अमाउंट लिखा हुआ है कि 3,31,01,052 के रूप में लिखा जाता है,
लिखा जाता है तो उसी भाषा में दिल्ली शब्द किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जो ये इस वाला प्रश्न में आप लोगों को देखने में लग रहा हो कि ये बहुत कठिन है, लेकिन इसमें कुछ नहीं किया गया है। इसमें केवल हर वर्ड के साथ में एक नंबर जोड़ दिया गया। जैसे कि बीना लिखा हुआ है तो बीना में जो बी है, बी अगर हम ABCD में देखें तो 2 नंबर पर बी है, और इसी में उन्होंने क्या किया है, एक नंबर बढ़ा दिया है, एक जोड़ दिया तो इसका 3 हो गया। आई को अगर हम देखें तो आई 9 नंबर पर है, उसमें एक बढ़ा दिया गया है तो 10 आ गया है। इसके बाद अगर हम एन देखें तो एन 14 नंबर पर है, लेकिन उसमें एक बढ़ाया गया है तो वो 15 हो गया है। इसी तरह से लास्ट में ए है तो ए में एक बढ़ाया गया है तो इस तरह से 2 आ गया है। तो इस तरह से हम अगर टोटल संख्या देखें तो ये जितना अमाउंट टोटल संख्या इसमें दिया गया है वो आ गया है। इसी तरह से अगर हम दिल्ली शब्द में भी अगर आप चाहें तो जो डी है आपका वो 4 नंबर पर है, अब इसमें आप एक जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 होगा तो अब इसमें या तो आपका बी ऑप्शन है या डी है। अगर इसी तरह से हम आप ई जो 5 नंबर पर है, इसमें एक जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। तो अभी 6 तो दोनों पर है। और एल 12 पर है, एक जोड़ेंगे 13, अभी भी ऑप्शन सेम है। इसके बाद एच 8 नंबर पर है, अब 8 इसमें एक जोड़ेंगे तो 9 होगा। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो 23 नंबर्स के क्वेश्चन का डी ऑप्शन आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और आप कहेंगे तो ये जो रीजनिंग वाले 4-5 क्वेश्चन इसमें जितने भी गणित वाले हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको एक अलग से समझा दूँ ताकि और अच्छी समझ में आए। इसके बाद हम 24 नंबर्स का क्वेश्चन देखेंगे। एक शहर में कार्यरत और बेरोजगार लोगों का अनुपात। तो आप देख सकते हैं कि कार्यरत जो लोग हैं वो तीन हैं, और अनुपात और बेरोजगारों का अनुपात 2 है, और कार्यरत का अनुपात 3 है, और टोटल अमाउंट जो है वो 750 है। तो अगर हम इस तरह से देखें तो इसमें अगर आप पहले अनुपात में जैसे 3:2 दिया गया है तो 3 और 2 को जोड़ेंगे हम अगर तो 5 हो जाएगा। और अगर हम 5 से जो टोटल अमाउंट दिया गया है 750 या 750 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो जो अमाउंट निकलेगा वो अनुपात के एक संख्या के बराबर होगा। जैसे कि अगर हम 750 में 5 का भाग देंगे तो ये निकलेगा 2 ये अगर हम 5 का भाग 750 से करेंगे तो जो अमाउंट निकलेगा वो निकलेगा 150 150। तो 150 यानी कि वो अनुपात की जो संख्या है उसमें एक का 150 है। तो अगर हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो कार्यरत लोगों का अनुपात है वो 3 है, तो हम 150 में 3 का गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हम 3 का गुणा करेंगे तो इस तरह से देखेंगे तो हम 150 का अगर 3 में गुणा करेंगे तो 450। तो जो 3:2 में जो अनुपात 3 की जो संख्या है वो आएगी 450, और अनुपात 2 की संख्या अगर हम 150 में 2 का भाग करेंगे गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 300। तो 24वें क्वेश्चन का आंसर होगा 300, ये वाला। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर 1 मिनट हम करके भी देख सकते हैं इसको कि टोटल अनुपात दिया गया है 3:2, तो टोटल हो जाएगा 5। अब इसमें टोटल अमाउंट दिया है 750। तो हम अगर 750 में 5 का भाग करेंगे तो जो अमाउंट निकलेगा वो निकलेगा 150 150। तो ये जो 150 है ये अनुपात के एक वर्ड्स के बराबर है। जैसे कि ये 5 है तो अब इसमें हम एक भाग है ये 5 का, तो अगर हम 150 में 3 का गुणा करेंगे तो 450 आ जाएगा, और अगर 2 से गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा 300। तो ये आप देख सकते हैं कि इसी का तो बेरोजगार लोगों का अनुपात दिया गया है, तो इसमें बेरोजगार लोगों का पूछा गया तो हम 2 से करेंगे तो इसका आंसर ये 300 वाला ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से ये 24 नंबर्स का क्वेश्चन इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह से हम ये 25 नंबर्स का क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो आप देख सकते हैं ये अक्षर श्रृंखला दी हुई है, ये भी रीजनिंग का सवाल है।
तो अगर हम इसको भी देखें तो इसका आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये चारों ऑप्शन हैं। और आप भी इसको एक बार करके देखें क्या आंसर आ रहा है। इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसका आंसर है बी ऑप्शन। और अगर हम इसको करके देखें तो चलिए इसको करके देखते हैं।